डिस्कस करते हैं हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक गैस के नियम। ठीक है, उसमें सबसे पहला नियम हम देखते हैं बॉयल का नियम। बॉयल का नियम, तो देखो बॉयल का नियम क्या कहता है कि अगर हम आदर्श गैस समीकरण देखें PV इज इक्वल टू nRT, उसमें अगर ताप जो है वो नियत रहे। बॉयल का नियम क्या कहता है कि यदि गैस का ताप जो है वो नियत रहे तो P इंटू वी बराबर nRT, ये हो जाएगा कांस्टेंट गैस के निश्चित द्रव्यमान के लिए। गैस के निश्चित द्रव्यमान के लिए कांस्टेंट, द्रव्यमान कांस्टेंट है, उस समय हम कह सकते हैं PV कांस्टेंट है, यानी P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो होता क्या है, देखो ध्यान दो कि यदि ताप नियत है, ताप नियत है तो CRMS भी क्या रहेगा, नियत। वर्ग माध्य मूल चाल क्या रहेगी, नियत। अब यदि आयतन घटाया जाए, आयतन घटाया जाए तो आयतन घटाया जाए तो इससे क्या होगा कि आयतन घटाने पर टक्करों की संख्या बढ़ेगी, टक्करों की संख्या बढ़ेगी। और अगर टक्करों की संख्या बढ़ती है तो उस स्थिति में हम क्या कहेंगे कि दाब जो है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी आयतन घटाएंगे, टक्करों की संख्या बढ़ेगी, जिससे दाब जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि आयतन और दाब एक दूसरे के क्या हैं, व्युत्क्रमानुपाती। तो अब हम इनसे रिलेटेड कुछ ग्राफ देखते हैं। देखो कि P और V के बीच में ग्राफ किस तरह से बनेंगे। P और V, P और V एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, तो इनके बीच में जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा हाइपरबोला। क्या बनेगा, हाइपरबोला। तो यहाँ पर ये जो है ये ताप को प्रदर्शित करेगा। यानी अगर मान लो कि P और V इसके बीच में ग्राफ ऐसे बन रहे हैं, दो ग्राफ हमने ले लिए एक दूसरे के समांतर हैं T1 एंड T2, तो उस स्थिति में हमें क्या देखना है कि जो ग्राफ जितना ज़्यादा दूर होगा, जो ग्राफ जितना ज़्यादा दूर होगा उसका ताप उतना ही ज़्यादा होगा। कारण क्या है, देखो कि PV वक्र में इसके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल जो है वो होगा P इंटू वी। क्षेत्रफल मतलब P इंटू वी। अच्छा, P इंटू वी किसके बराबर है, nRT। यानी मैं कह सकता हूँ कि क्षेत्रफल किसके प्रोपोर्शनल हुआ, ताप के। तो जैसे जैसे क्षेत्रफल बढ़ेगा वैसे वैसे ताप बढ़ेगा। तो यहाँ पे T2 और T1 में से किसके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, कि जो ऊपर है उसके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल ज़्यादा होगा। तो T2 का ताप जो है वो T1 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, अब अगर हम P और 1/V के बीच में ग्राफ बनाएं, P और 1/V के बीच में ग्राफ, तो P और 1/V के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा कि P और V आपस में क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो P और 1/V क्या हो जाएंगे, समानुपाती। और अगर वो समानुपाती हो जाएंगे तो उनके बीच में ग्राफ कैसा बनेगा, सरल रेखा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम ग्राफ बनाएं PV और V के मध्य, तो PV का गुणनफल हमेशा समान रहता है। आप आयतन बढ़ाओगे तो दाब घट जाएगा, लेकिन इनका गुणनफल हमेशा क्या रहेगा, समान। तो इसमें हमें क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखो। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब नियत ताप पर इंक्रीजिंग प्रेशर, यानी प्रेशर को बढ़ाने पर, कितना प्रेशर बढ़ाने पे, 5% बढ़ाने पर वॉल्यूम जो है यानी आयतन जो है वो डिक्रीज हो रहा है, यानी घट रहा है। ठीक है, नियत ताप पे जो है वो हम दाब को क्या कर रहे हैं, 5% बढ़ा रहे हैं, जिससे आयतन घट रहा है। हमें बताना है कितना आयतन घटेगा। तो देखो यहाँ पे हम लगाएंगे PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, नियत ताप है, गैस की मात्रा समान है, तो P और V आपस में क्या होंगे, व्युत्क्रमानुपाती होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं P1/P2 इज इक्वल टू V1/V2। तो पहले हमने मान लिया कि दाब जो था वो था 100 में से 100। दाब कितना था, 100 में से 100, और आयतन भी था 100 में से 100।
आयतन था 100 में से 100 वी नॉट। अब हमने क्या करा, अब हमने दाब को बढ़ा दिया। कितना % बढ़ाया, दाब को 5% बढ़ा दिया, 100 में से 105 हो गया। तो आयतन क्या हुआ कि आयतन हमने मान लिया 100 में से हो गया 100 प्लस एक्स की वृद्धि हो गई। हालांकि कमी हुई है लेकिन हमने मान लिया वृद्धि हो गई, एक्स ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या क्या कट हो रहा है, देखो यहाँ पे कट हो रहा है पी नॉट से पी नॉट, वी नॉट से वी नॉट, 100 से 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बचा 100/105 बराबर 100 प्लस एक्स बटा 100। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आएगा 10,500 और 105x, तो -500 बराबर 105x। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, -500/105। ठीक है, और -500/105 अगर आप करते हो तो आपको मिलेगा 4.76, और ये नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये क्या शो कर रहा है कि यहाँ पे कमी हुई है। तो 4.76 जो है वो हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। अ सिलेंडर कंटेन 10 kg गैस, यानी 10 kg गैस जो है वो उसके अंदर है, किस दाब पर 10⁻7 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर पे। 10 किलोग्राम गैस है, 10⁻7 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर पे। अब ये कह रहा है गैस इज टेकन आउट, गैस को बाहर ले लिया, उससे फाइनल प्रेशर कितना हो गया 2.5 × 10⁻6। यानी कुछ गैस को अगर हमने बाहर ले लिया सिलेंडर से तो उसका दाब कम हो गया। आयतन नियत है, गैस का द्रव्यमान कम करने पे दाब कम हो गया। ताप को क्या लेना है, टेम्परेचर को मानना है कांस्टेंट, ताप को लेना है नियत। तो कितना गैस का द्रव्यमान हमने बाहर निकाला ये हमें निकालना है। तो देखो PV बराबर m/mRT लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या क्या नियत है कि आयतन नियत है क्योंकि पात्र वही है, मोलर द्रव्यमान नियत है, गैस को चेंज नहीं करा हमने, R नियत और ताप भी ये कह रहा है नियत। तो P किसके समानुपाती हुआ, P समानुपाती हुआ m यानी द्रव्यमान के। तो उस स्थिति में हम लिख सकते हैं कि P1/P2 बराबर m1/m2। तो पहले दाब कितना था 10⁻7, अब दाब कितना है 2.5 × 10⁻6। पहले द्रव्यमान कितना था 10 kg, अब द्रव्यमान कितना है 10 - m kg। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा m। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। एन एयर बबल, एयर बबल मतलब वायु का बुलबुला, एयर बबल मतलब वायु का बुलबुला जिसका आयतन V0 है। कितना आयतन है V0। उसको एक फिश ने, एक मछली ने जो है वो h गहराई से उत्पन्न किया। तो यहाँ पे देखो ये एक झील है और इस झील के अंदर एक मछली है। उस मछली ने क्या करा, एक बुलबुला जो है वो उत्पन्न किया यहाँ पर। अब तली में हम कहेंगे दाब क्या होगा, दाब अधिक होगा या नहीं होगा, तली में दाब क्या होगा, अधिक होगा। धीरे धीरे जब ये बुलबुला ऊपर आएगा तो यहाँ पर दाब कम हो जाएगा। तली में दाब अधिक होता है और बाहर आते आते दाब क्या हो जाएगा, कम। तो अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो कि एक वायु का बुलबुला जिसका आयतन V0 है वो h गहराई से उत्पन्न होता है। कितनी गहराई से उत्पन्न होता है, h गहराई से उत्पन्न होता है और वो ऊपर आता है। ठीक है, और कहाँ आता है, रेजेस टू द सरफेस यानी सतह पर आ जाता है। टेम्परेचर को क्या मानना है, नियत मानना है। प्रेशर क्या लेना है, P लेना है, वायुमंडलीय दाब P लेना है। तो आपको बताना है वॉल्यूम, आयतन किसका, बबल का यानी बुलबुले का, बिफोर टचिंग द सरफेस यानी सरफेस को जस्ट टच करने से पहले आपको उसका आयतन बताना है। तो देखो क्या होगा, यहाँ पर अगर मैं दाब देखूं सबसे नीचे तो वहाँ दाब क्या होगा P0 + ρgh, और सतह पे दाब कितना होगा P0, और P0 किसके बराबर दे रखा है, P के। आयतन यहाँ पे V0 है और यहाँ पे आयतन मान लिया V। तो यहाँ चूंकि ताप जो है वो नियत दे रखा है, ताप क्या दे रखा है, नियत। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि P1V1 बराबर P2V2। नीचे दाब क्या था P0 + ρgh, आयतन क्या था V0, ऊपर आते आते दाब क्या हो गया P और आयतन हो गया V2। तो V2 बराबर क्या आ जाएगा
P प्लस रो जी एच, क्योंकि P नॉट किसके बराबर है, P के, तो P प्लस रो जी एच बटा P इंटू वी नॉट, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो V2 आयतन आ जाएगा V नॉट 1 प्लस रो जी एच बटा P। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, V नॉट 1 प्लस रो जी एच बटा P। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, ये डायग्राम दे रखा है जिसमें प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में जो है वो ग्राफ दे रखा है, किस किस के बीच में, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, और दो ताप दे रखे हैं T1 और T2। तो बताओ कि कौन सा करेक्ट है, कौन सा सही है। तो हमें पता है कि देखो हम यहाँ पे ऐसे बनाएंगे, जो ज़्यादा दूर होगा उसका ताप अधिक होगा, तो यहाँ पे ज़्यादा दूर कौन है, T2, और T1 पास में है, तो ताप किसका ज़्यादा हो जाएगा, T2 का ताप T1 से ज़्यादा हो जाएगा, तो T2 का ताप T1 से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट है चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम, इस नियम के अनुसार कौन नियत रहता है, दाब नियत रहता है। कौन नियत रहता है, दाब। तो दाब नियत रहता है तो पी वी बराबर, अगर मैं लिखूं एन आर टी, एम जो है वो भी नियत रहना चाहिए, गैस की मात्रा नियत रहनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि अगर दाब नियत है तो आयतन जो है वो समानुपाती किसके होगा, ताप के। ठीक है, तो अब यहाँ क्या होगा, देखो ताप बढ़ाने पर क्या बढ़ेगा, अणुओं का वर्ग माध्य मूल चाल बढ़ेगी। अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल बढ़ेगी तो टक्करों की संख्या बढ़ेगी, टक्करों की संख्या बढ़ेगी। टक्करों की संख्या जो है अगर बढ़ेगी तो पात्र के भीतर दाब बढ़ेगा, भीतर दाब बढ़ेगा। अच्छा, अगर पात्र के भीतर दाब बढ़ता है, पात्र के भीतर दाब बढ़ेगा परंतु बाह्य दाब नियत रहेगा। भीतर दाब बढ़ेगा लेकिन बाहरी दाब क्या रहेगा, नियत रहेगा। तो क्या होगा, देखो इस दाबांतर के कारण, इस दाबांतर के कारण क्या होगा, अंदर का दाब ज़्यादा है, बाहर का दाब अधिक है, तो इस दाबांतर के कारण क्या होगा, पात्र की दीवारें प्रसारित होगी। पात्र की दीवारें क्या होगी, प्रसारित होगी, और पात्र की दीवारें प्रसारित होगी मतलब क्या हो गया, आयतन बढ़ गया। आयतन क्या हो गया, बढ़ गया। देखो हमने केटीजी में कहा ये था ना कि हम जो है वो देखेंगे कि अंदर क्या हो रहा है, तो ताप बढ़ाया, वर्ग माध्य मूल चाल बढ़ी अणुओं की, जिससे टक्करों की संख्या बढ़ गई। टक्करों की संख्या बढ़ने से दाब बढ़ा, लेकिन दाब बढ़ने से क्या हुआ कि बाहर का दाब तो नियत ही है, अंदर का दाब एक बार के लिए बढ़ गया, तो उस दाब को बाहर के दाब के बराबर करने के लिए जो पात्र की दीवारें हैं वो प्रसारित होती है, और पात्र की दीवारें प्रसारित होगी तो आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो देखो वास्तव में क्या होता है कि जब आपके पास दाब P नॉट है, आयतन V नॉट है और ताप है T नॉट, ठीक है, P नॉट, V नॉट और T नॉट। अब आपने क्या करा, आपने चाहा कि ताप को हम दुगना कर दें, तो ताप को दुगना करने से आयतन एकदम से दुगना नहीं होता, पहले दाब जो है वो दुगना हो जाता है, दाब बढ़ जाता है क्योंकि टक्करों की संख्या बढ़ गई। अब क्या हुआ कि जब दाब बढ़ा तो उस स्थिति में बाहर का दाब तो नियत है, अंदर का दाब बढ़ गया, तो अंदर के दाब को वापस P नॉट तक लाने के लिए क्या होगा, पात्र की दीवार प्रसारित होगी और आयतन दुगना हो जाएगा। तो ये जो स्टेट है इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट अवस्था यानी मध्यावस्था। तो प्रत्येक क्षण दाब नियत नहीं रहता, प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था में आप कह सकते हो कि दाब नियत है। मध्य में क्या होता है, दाब बढ़ता है और उसी दाबांतर के कारण पात्र की दीवारें क्या होती है, प्रसारित होती है। ठीक है, तो अब हम इस पे कुछ जो है ग्राफ देखते हैं इसके, देखो ध्यान दो P और V के बीच में, तो यहाँ पे दाब जो है वो नियत है तो V और T के बीच में, दाब अगर नियत होता है तो ये गुजरेगा, तो V और T का ग्राफ जो है वो कहाँ से गुजरेगा, मूल बिंदु से। कब, जब ताप को आप क्या लोगे, केल्विन। लेकिन अगर मान लो आप ताप को केल्विन में नहीं लेते हो,
वॉल्यूम और टेम्परेचर, ठीक है। और आप ताप को केल्विन में नहीं लेते हो, आप ताप को डिग्री सेंटीग्रेड में लेते हो। उस स्थिति में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर गैस का आयतन शून्य नहीं होता है। तो वो कहाँ जाके शून्य होगा? वो जाके शून्य होगा परम ताप पर -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो ये ध्यान रखना है कि जब मूल बिंदु से गुजरे मतलब ताप को केल्विन में लिया गया है, 0 केल्विन ताप पर आयतन क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। लेकिन डिग्री सेंटीग्रेड में है तो ये मूल बिंदु से नहीं गुजरेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम V और 1/T के मध्य ग्राफ बनाएं तो V और 1/T के मध्य ग्राफ क्या बनेगा कि V और 1/T, V समानुपाती है T के, तो V व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा 1/T के। तो अगर इन दोनों के मध्य ग्राफ सरल रेखा है तो 1/T और V के मध्य ग्राफ क्या होगा? अति परवल है, ठीक है। अब इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं, देखो कि अगर मान लो आपको यहाँ दे रखा हो कि V और T के मध्य ग्राफ है, ये दो ग्राफ आपको दे रखे हैं, एक ये जिसमें दाब P1 है और यहाँ P2 है समान द्रव्यमान के लिए। तो P1 व P2 में कौन अधिक होगा? कौन अधिक होगा ये हमें बताना है। P1 P2 में से कौन अधिक करेंगे? तो सॉल्यूशन क्या है? देखो PV इज इक्वल टू M/MRT। नियत क्या क्या है? M नियत है गैस का द्रव्यमान, मूलर द्रव्यमान नियत, R नियत। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो PV समानुपाती T, यानी V/T व्युत्क्रमानुपाती 1/P, और V/T को हम क्या लिख सकते हैं? ढाल। क्या लिख सकते हैं? ढाल। तो यहाँ पर ग्राफ में देख के बताओ ढाल किसका ज़्यादा है? तो हम कहेंगे ढाल जो है वो P2 का ज़्यादा है P1 से। P2 का ढाल क्या है? P1 से ज़्यादा है। तो P2 का मान P1 से क्या होगा? कम, क्योंकि जिसका ढाल ज़्यादा होगा उसका दाब क्या होगा? कम होगा, क्योंकि ढाल P के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं चार्ल्स लॉ से। पहला क्या है? हाइड्रोजन गैस is filled in a balloon at 20 डिग्री सेंटीग्रेड। 20 डिग्री ताप पे हमने क्या करा? हाइड्रोजन गैस को भरा। अब हमने ताप को 40 डिग्री कर दिया और दाब को क्या रखा? सेम। दाब को समान रखते हुए ताप को 40 डिग्री कर दिया, तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन विल कम आउट? क्या भाग होगा हाइड्रोजन का जो बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हमें बतानी है। तो देखो क्या है, ध्यान दो। यहाँ पर ये हमसे कह रहा है दाब को इसने नियत रखा है, और अगर गैस को बाहर निकाला है मतलब आयतन को भी इसने क्या करा है? नियत रखा है। तो PV बराबर M/MRT अगर हम देखें तो PV नियत, M नियत, R नियत। तो ताप जो है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती हो गया? द्रव्यमान के। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो T1/T2 बराबर M1 और ये M2 हो जाएगा, ठीक है। T1/T2 बराबर M2/M1। तो अब यहाँ क्या होगा? देखो कि ताप जो है वो पहले था 20 डिग्री, है ना, और बाद में हमने कितना कर दिया? 40 डिग्री। तो ताप पहले था 20 डिग्री, बाद में हमने कर दिया 40 डिग्री। M1 कितना था कि M1 जो था वो था M मान लिया, और M2 इसको M डैश मान लिया। तो M डैश बराबर कितना आ जाएगा? M डैश बराबर आ जाएगा 20/40, यानी 2M डैश बराबर M। तो M डैश बराबर कितना आ गया? M/2, यानी आधा भाग जो है बचा, आधा भाग हमने बाहर निकाल दिया। तो हमारी तरफ से आंसर होना चाहिए 0.5, लेकिन ये गलत है, रॉन्ग। क्यों गलत है? भाई हमने तो बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन गलत क्यों है? गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ ताप हमेशा हम किस में लेते हैं? डिग्री सेंटीग्रेड में। तो 273 प्लस 20 डिग्री, ताप क्या होगा? 273 प्लस 20 डिग्री
और 273 प्लस 40 डिग्री M2 और ये हो जाएगा M। तो M2 बराबर कितना आएगा? M2 बराबर आएगा 273 प्लस 40 313 और ये हो जाएगा 293 M। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.93, ये उल्टा लिख दिया हमने, ये होगा 293 313 M 0.93। तो M2 आ गया 0.93 M। तो कितना भाग हमने बाहर निकाल दिया कि कुल था M 0.93 M बाहर निकाल दिया M का, तो ये हो गया 0.07। तो हमारा आंसर जो है वो क्या होगा? 0.07। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो, अ गैस फिल्ड इन अ सिलेंडर शोन इन फिगर। एक गैस को हमने सिलेंडर में भरा जो कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, और दो पिस्टन जो है उससे जुड़े हुए हैं, एक स्ट्रिंग से, एक धागे से जुड़े हुए हैं। अब गैस को हमने क्या करा? गर्म किया, तो पिस्टन कहाँ गति करेगा? तो देखो ध्यान दो कि गैस को गर्म करने पर, गैस का ताप जो है वो बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर क्या होगा? ताप बढ़ाने पर दाब बढ़ेगा। ताप बढ़ाने पर क्या बढ़ेगा? दाब। और दाब अगर बढ़ेगा तो उस स्थिति में यहाँ क्या होगा? देखो कि ये जो छोटा पिस्टन है और बड़ा पिस्टन है, इन दोनों के बीच में क्या कनेक्ट है? धागा। अब संपूर्ण पात्र में दाब समान होगा, संपूर्ण पात्र में दाब समान होगा, है ना? एक ही पात्र में दाब तो समान ही होगा। तो उस स्थिति में क्या होगा कि यहाँ दाब क्या लगेगा? यहाँ दाब अगर P है, इसका क्षेत्रफल है स्मॉल a, और यहाँ दाब P है, इसका क्षेत्रफल है कैपिटल A। तो यहाँ ज़्यादा बल लगेगा, है ना? और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे कम बल लगेगा। तो ज़्यादा बल कहाँ लग रहा है? ज़्यादा बल लग रहा है बड़े पिस्टन पे। PA बड़ा है PA से, क्योंकि A बड़ा है A से। तो इधर दाब ज़्यादा लग रहा है, इधर बल ज़्यादा लग रहा है, तो ये कहाँ की तरफ गति करेगा? कि अगर इधर बल ज़्यादा लगेगा, इधर बल ज़्यादा लगेगा, तो ये इधर की तरफ गति करेगा। इधर की तरफ मतलब राइट की तरफ, तो मूव टूवर्ड दी राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। देखो, एक आइडियल गैस है जिसका प्रारंभिक ताप है T। एक आइडियल गैस है जिसका प्रारंभिक ताप यानी इनिशियली तापमान जो है वो कितना है? T। आयतन कितना है? V। अब इसके आयतन को हमने इंक्रीज किया डेल्टा V से, और टेम्परेचर उसकी वजह से इंक्रीज हुआ डेल्टा T, बट प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है। प्रेशर क्या है? कांस्टेंट। तो हमें बताना ये जो क्वांटिटी ये बता रहा है ये चेंज कैसे होगी टेम्परेचर के साथ। तो ध्यान दो, देखो यहाँ पे PV बराबर होता है nRT। यहाँ पे इसने दाब को नियत रखा है, किसमें परिवर्तन किया? आयतन में। आयतन में परिवर्तन क्यों हुआ? क्योंकि ताप में परिवर्तन हुआ। आयतन परिवर्तन क्यों हुआ? क्योंकि ताप में परिवर्तन हुआ। ये इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों को डिवाइड करें, अगर हम डिवाइड करेंगे तो डेल्टा V बटा V बराबर डेल्टा T बटा T, बाकी सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा? देखो, डेल्टा V बटा V डेल्टा T अपॉन में आ जाएगा 1 अपॉन T। और ये क्वांटिटी देखो, ये डेल्टा V अपॉन V डेल्टा T किसके बराबर है? ये है डेल के बराबर। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं डेल बराबर 1/T। ठीक है, यानी डेल व्युत्क्रमानुपाती है किसके? T के। तो अगर ये व्युत्क्रमानुपाती है तो ये क्या बनेगा? हाइपरबोला बनेगा। और हाइपरबोला बनेगा तो हाइपरबोला कौन सा है? ऑप्शन सी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है,
गैलुसाक का नियम। गैलुसाक का नियम क्या कहता है कि आयतन जो है अगर नियत रहे और गैस का द्रव्यमान जो है वो भी क्या रहे, नियत रहे, तो उस स्थिति में PV बराबर nRT से अगर मैं देखूं तो P किसके समानुपाती होगा, T के। अब कैसे देखो समझो, ताप बढ़ाने पर वर्ग माध्य मूल चाल बढ़ेगी, वर्ग माध्य मूल चाल बढ़ेगी तो टक्करों की संख्या बढ़ेगी, है ना। और टक्करों की संख्या अगर बढ़ेगी तो हम क्या कहेंगे, टक्करों की संख्या बढ़ने से दाब जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि आयतन क्या है, नियत है। ठीक है, तो इसके ग्राफ कैसे बनेंगे, देखो इसके ग्राफ भी सेम वैसे ही हैं कि यहाँ पर अब आ जाएगा प्रेशर और टेम्परेचर, और प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ कहाँ से पास होगा, मूल बिंदु से। अगर आयतन क्या है, नियत है, और अगर ये केल्विन की जगह डिग्री सेंटीग्रेड में हो तो ये मूल बिंदु से नहीं गुजरेगा। प्रेशर और 1 अपॉन टेम्परेचर के बीच में ग्राफ कैसा आएगा, कि प्रेशर और 1 अपॉन टेम्परेचर के बीच में ग्राफ आएगा एक हाइपरबोला। ठीक है, अब मान लो कि प्रेशर और टेम्परेचर इनके बीच में ग्राफ ऐसे दे रखा है, ये V1 और V2। तो उस स्थिति में क्या होगा, देखो कि V1 V2 में से कौन बड़ा होगा, V1 व V2 में से कौन अधिक होगा, V1 V2 में से कौन अधिक होगा ये हमें बताना है। तो देखो PV बराबर nRT होता है, M बटा MRT। यहाँ नियत क्या क्या है, कि यहाँ पर नियत है M नियत है, कैपिटल M नियत है, R नियत है, तो PV समानुपाती हुआ T के। अब P बटा T अगर हम लिखे हैं तो वो व्युत्क्रमानुपाती होगा V के, यानी ढाल जो है वो व्युत्क्रमानुपाती हुआ V के। ठीक है, वहाँ ढाल किसके व्युत्क्रमानुपाती था, P के, यहाँ ढाल किसके व्युत्क्रमानुपाती है, V के। तो ढाल अगर हम देखें तो 2 का ज़्यादा है 1 से, तो आयतन 2 का कम होगा 1 के आयतन से। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो V2 का ढाल है, V2 का ढाल अधिक है, तो ढाल ज़्यादा है तो आयतन कम। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, देखो कि यहाँ पे हमें एक ग्राफ दे रखा है प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। किस किस के बीच में ग्राफ दे रखा है, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, यानी n समान है लेकिन वॉल्यूम अलग अलग है। तो अब ध्यान दो, देखो अगर हम इस ग्राफ की बात करें तो इस बिंदु पे और इस बिंदु पर आयतन समान होगा, V1 और V2 है, तो V1 और V2 तो बराबर होंगे, और इस बिंदु पे और इस बिंदु पे भी आयतन समान होगा, यानी V3 और V4 भी बराबर होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो ढाल किसका ज़्यादा है, तो हमने कहा ढाल 4 का ज़्यादा है ढाल 2 से, तो 3 और 4 का आयतन तो बराबर है, लेकिन वो कम होगा किससे, 2 और 1 के आयतन से। क्यों, क्योंकि इनका ढाल कम है इसलिए इनका आयतन ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, देखो कि V1 V2 के आयतन बराबर हैं, V3 V4 के आयतन बराबर हैं, लेकिन जो V2 का आयतन है वो V4 या V3 से क्या है, बड़ा है, तो V2 का आयतन V3 से जो है वो क्या है, बड़ा है। ठीक है, आवोगाद्रो का नियम, आवोगाद्रो का नियम क्या कहता है, देखो समान परिस्थितियों यानी प्रेशर टेम्परेचर समान के लिए सभी गैसों के निश्चित आयतन में, सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, अणुओं की संख्या क्या होती है, समान। ठीक है,
तो देखो कैसे, मान लो कि दो गैसें दो अलग अलग पात्र में हैं, एक में ऑक्सीजन रखी हुई है, एक में हाइड्रोजन रखी हुई है। दोनों के दाब P नॉट, आयतन V नॉट और ताप T नॉट है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, देखो P1 V1 RT1, ये हो गया N1। N2 क्या हो गया, P2 V2 RT2, और PVT सब में समान है, तो ये समान है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि N1 और N2 क्या हो गए, बराबर हो गए। तो N1 N2 को आप क्या लिख सकते हो, N1 अपॉन Na, और इसको लिख सकते हो N2 अपॉन Na। तो Na कैंसल, तो अणुओं की संख्या जो है वो क्या हो गई, समान हो गई। तो कोई भी गैस हो, समान ताप पे सभी गैसों के अणुओं की संख्या जो है वो क्या होगी, समान होगी। डाल्टन के आंशिक दाब का नियम, डाल्टन के आंशिक दाब का नियम। तो क्या है, देखो यदि एक पात्र में दो या दो से अधिक अक्रिय गैसें भरी हों, तो पात्र की दीवारों पर आरोपित कुल दाब सभी गैसों के कारण दाब के बीजगणितीय योग के तुल्य होगा, बीजगणितीय योग के तुल्य होगा। ठीक है, तो देखो क्या है कि अगर पात्र में गैसें भरी हुई है, जैसे मान लिया मैंने भरी हुई है ऑक्सीजन और ऑर्गन, सपोज करो ये दो गैसें भरी हुई, तो यहाँ पर जो दाब है वो ऑक्सीजन के और ऑर्गन के दाब के क्या होगा, बराबर होगा। यानी आप इनके दाब को क्या कर सकते हो, डायरेक्ट जोड़ सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, देखो कैपेसिटी ऑफ वेसल इज 3 लीटर, यानी एक पात्र है जिसकी क्षमता है 3 लीटर, और इसमें 6 ग्राम ऑक्सीजन है, 8 ग्राम नाइट्रोजन है और 5 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है। सबके मिक्सचर को कहाँ रखा है, 27 डिग्री टेम्परेचर पे। ठीक है, तो हमें बताना है प्रेशर क्या होगा वेसल में। तो यहाँ पे देखो एक ही वेसल है, यानी एक ही पात्र है, उस पात्र में हमने ऑक्सीजन को भी रखा है, उस पात्र में हमने नाइट्रोजन को भी रखा है, और उस पात्र में हमने कार्बन डाइऑक्साइड को भी रखा है। ठीक है, तो तीनों के लिए आयतन समान हो गया, एक ही पात्र में है, ताप सभी के लिए क्या है, समान है। ठीक है, तो दाब क्या होगा, दाब होगा सबका योग P1 P2 और P3। दाब को आप क्या लिख सकते हो, दाब को आप लिख सकते हो nRT बटा V। तो मोलर द्रव्यमान अलग अलग है, यानी मोल अलग अलग है इनके, लेकिन बाकी सारी चीज़ें क्या हैं, सेम, T और V समान, N2RTV और N3RTV। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप T बटा V और R को कॉमन ले लोगे तो N1 N2 N3 हो जाएगा, और N1 N2 N3 को आप क्या लिख सकते हो, द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान, द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान, और द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। तो देखो आपको ताप पता है, ताप कितना दे रखा है, ताप दे रखा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, आयतन दे रखा है 3 लीटर, सबके द्रव्यमान आपको दे रखे हैं, मोलर द्रव्यमान आपको पता है, आप इसको सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो, तो आपके पास आ जाएगा दाब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, देखो
द टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ टू गैसेस एक्स एंड वाई आर, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम जो है एक्स और वाई के वो क्या है, TPV, TPV। अब इन दोनों गैसेस को हमने मिक्स कर दिया तो इनका वॉल्यूम, टेम्परेचर जो है वो बन जाता है V और T। यानी दो गैसेस थी, दो अलग अलग पात्र में थी, ठीक है। इन दोनों पात्र का आयतन V था, ताप T था और दोनों गैसेस का दाब था P, है ना। एक X गैस थी और एक गैस थी Y। अब आपने क्या करा, आपने इनको एक ही पात्र में रख दिया, एक ही पात्र में रख दिया, T और V ये समान है उस पात्र के लिए। अब उसमें X के अणु भी हैं और Y के अणु भी हैं। तो मुझे एक बात बताओ, जब X और Y दोनों के अणु हैं तो उस स्थिति में दाब क्या हो जाएगा कि नेट दाब हो जाएगा, इस पात्र में ये भी P दाब देती है, ये भी P देती है, तो परिस्थितियाँ समान है ना, ताप और आयतन समान है, उनके मोल समान है, दाब भी समान ही रहेगा। तो V और V टोटल दाब कितना हो जाएगा, P और P 2P। और अणुओं की संख्या कितनी हो गई कि इसके भी मान लो जैसे यहाँ पे दिख रहे हैं 6 अणु, इसके भी 6 अणु हैं, तो टोटल जो अणु होंगे वो कितने अणु होंगे, 12 अणु हो जाएंगे, है ना। तो M और M यानी ये हो जाएगा 2M। तो अणुओं की संख्या हो गई 2M और दाब हो गया 2P, ठीक है। ये थे गैस लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये हमारे गैस लॉ हो गए कंप्लीट।